हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीसी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स का। आज हम स्पॉटिंग एरर्स का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें हमने 10 सेंटेंस लिए हैं। उनमें देखेंगे कि एरर कहाँ पे है और जो भी एरर होगी उसका रूल भी साथ में हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि ड्यू टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम मनी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर, नो एरर। ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, यहाँ ड्यू टू का यूज किया गया है, जबकि सेंटेंस की शुरुआत ड्यू टू से नहीं करते हैं। तो देखते हैं रूल क्या है। रूल है कि ड्यू टू पहला है, दो शब्द होते हैं, एक ड्यू टू एक ओइंग टू। दोनों की जो मीनिंग होती है लगभग सेम होती है लेकिन यूज अलग अलग। तो ड्यू टू की मीनिंग क्या होती है? ड्यू टू का अर्थ होता है एट्रीब्यूट टू या एस्क्राइब टू, यानी कि का कारण ठहराना या मानना, किसी चीज का कारण ठहराना या मानना। ठीक है, तो इसका प्रयोग सामान्यतः वाक्य शुरुआत में नहीं करते हैं, यानी कि ड्यू टू वाक्य शुरुआत में नहीं आएगा। इसका प्रयोग टू बी वर्ब्स जो होती हैं इज, आर, एम, वाज, वर, इनके बाद होता है, इसलिए ये वाक्य शुरुआत में सामान्यतः नहीं आएगा। यानी कि कभी भी ये वाक्य शुरुआत में नहीं आएगा और ये हमेशा टू बी वर्ब्स के बाद आता है। इज, आर, एम, वाज, वर, इनके बाद यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू नहीं आएगा, तो फिर आएगा क्या? ओइंग टू आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल ड्यू टू का दिया हुआ था, जैसे कि हिज फेलर इन लाइफ इज ड्यू टू हिज इल वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ ड्यू टू का यूज किया गया है जो कि वाक्य के बीच में किया गया है, ना कि वाक्य शुरुआत में। ठीक है, और ये इज के बाद यूज हुआ है, यानी टू बी वर्ब के बाद यूज हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। और दूसरा ओइंग टू होता है। ओइंग टू का अर्थ होता है बिकॉज ऑफ, यानी के कारण। ठीक है, तो इसका भी लगभग से वही सेम मीनिंग होती है, लेकिन इसको यूज कहीं भी कर सकते हैं, वाक्य शुरुआत में भी, वाक्य बीच में भी। इसके लिए कंडीशंस वैसी नहीं है जिसकी जैसे कि ड्यू टू के लिए हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ही डज नॉट कम ओइंग टू हिज इलनेस। ठीक है, तो यहाँ ओइंग टू आ जाएगा। इसके पहले कोई भी वर्ब हो सकती है, जबकि इसके पहले इज, एम, आर, वाज, वर, यानी कि टू बी वर्ब ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वर्ब हो सकती है, तो ये ओइंग टू का यूज हो जाएगा। तो यहाँ यानी कि ड्यू टू का यूज हुआ है जिसकी जगह ओइंग टू आना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ ड्यू टू की जगह ओइंग टू आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस हो जाएगा ओइंग टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम मनी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर। ठीक है, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर दिया हुआ है कि ही इज श्योर टू सक्सीड बिकॉज ही इज यूज्ड टू वर्क वेरी हार्डली, नो एरर। यह सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ यूज्ड टू से संबंधित रूल लगेगा। तो यूज्ड टू से संबंधित जो रूल बनते हैं देख लेते हैं। यूज्ड टू से संबंधित दो रूल बनते हैं, पहला और दूसरा, दोनों हमने एक साथ लिए हैं यहाँ पे। तो पहला रूल क्या बनता है? जब सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू तुरंत आ रहा है देन आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ये पास्ट हैबिट या रूटीन बनाता है, यानी कि पास्ट में आपकी जो भी हैबिट होगी या रूटीन जो भी थी उसे बताएगा। जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ, आई यूज्ड टू वॉक 60 किलोमीटर्स अ डे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू आया है, देन आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन जब दूसरा रूल है कि जब भी सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद टू बी वर्ब आ जाए, टू बी वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये आ रहे हैं, देन उसके बाद जब वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। ठीक है, यानी टू बी वर्ब अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हो रही है तो उसके बाद जब, तो यहाँ पे दरअसल यूज्ड टू आएगा, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद टू बी वर्ब देन यूज्ड टू। यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू था, यहाँ यूज्ड टू नहीं लिखा है, तो यहाँ यूज्ड टू लिखा होना चाहिए। यानी कि जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू होगा ये पहला रूल लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद टू बी वर्ब देन उसके बाद यूज्ड टू आएगा, तो देन उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो यहाँ ये रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब देन यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है कि आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट। तो यहाँ यूज्ड टू लगा हुआ है और इसके पहले क्या है? इसके पहले वर्ब का यूज किया गया है, देन इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो ये दो रूल होते हैं यूज्ड टू से संबंधित। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है उसमें क्या दिया गया? यहाँ यूज्ड टू है, तो यूज्ड टू के पहले क्या है? इज का, यानी टू बी वर्ब का यूज किया गया है। तो देन इसके बाद जो भी मेन वर्ब आ रही है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, यानी कि यहाँ वर्ब की जगह वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग वेरी और हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। वर्किंग वेरी हार्ड होगा, क्योंकि हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से,
ठीक है। लेकिन यहाँ वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम की बात की जा रही है, तो यहाँ वर्किंग वेरी हार्ड होगा, ठीक है। हार्डली की जगह हार्ड होगा और वर्क की जगह वर्किंग, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा ही इज श्योर टू सक्सीड बिकॉज ही इज यूज्ड टू वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर दिया हुआ है कि नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रिफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस, ठीक है। ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ जो एक इडियम बीच में यूज किया गया है कैश ऑन, जबकि ये इडियम कैश ऑन नहीं होता है, पूरा इडियम होता है कैश ऑन इन। यहाँ ये इडियम से संबंधित एरर है। तो कैश ऑन इन मीन्स क्या होता है, फायदा लेना या लाभ उठाना, यहाँ इस अर्थ में यूज किया गया है। लेकिन यहाँ कैश ऑन सिर्फ यूज किया गया है, जबकि पूरा इडियम क्या होता है, कैश ऑन इन। ये एक इडियम है जो कि यहाँ यूज किया गया है। तो यहाँ कैश ऑन इन हो जाएगा, तो यहाँ कैश ऑन इन हो जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन इन द रिफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है कि एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ जो एरर है वो आर्टिकल से संबंधित है। यहाँ जो रूल है कि जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन इस कॉन्ट्रैक्शन में दिया हुआ होगा सेंटेंस, देन वहां पर का प्रयोग हो तो आपके पहले वाले नाउन यानी कि जो पहला नाउन होगा उसके पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। जब भी इस तरह से अगर यूज हुआ है दो नाउन्स का, तो आपके पहले जो नाउन होगा उसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ कहाँ पे है ये सेम कंस्ट्रक्शन कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग। ये हैबिट और स्मोकिंग दोनों नाउन है। यहाँ स्मोकिंग वर्ब प्लस आईएनजी नहीं है, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी कब लगता है, जब मेन वर्ब के पहले टू बी वर्ब है, यानी कि इज एम आर वाज वर्ब कुछ हो तब लगता है। यहाँ उसके पहले है नहीं। यहाँ ये वर्ब प्लस आईएनजी नहीं है, यहाँ ये जीरंड है, यहाँ एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ स्मोकिंग एज ए नाउन यूज हुआ है। स्मोकिंग मीन्स स्मोक करना, ठीक है। तो ये जीरंड है। तो यहाँ हैबिट्स भी नाउन है और स्मोकिंग भी, दोनों आपसे जुड़े हुए हैं। तो जो पहले नाउन है यानी कि हैबिट है, इसके पहले द लगेगा, यानी कि द हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग, तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ आर्टिकल द की एरर थी जो कि हैबिट्स के पहले आएगा। तो ये सी पार्ट में एरर थी। तो हमारा सही सेंटेंस बनेगा एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है कि मोर लीजर एज वेल एज एन एबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन, नो एरर। यह सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो एरर है वो बी पार्ट में है, यहाँ आर की जगह इज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रूल देख लेते हैं। रूल दिया हुआ है कि जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, लाइक, अनलाइक, विद, टुगेदर विद, ईटीसी, इन सबसे जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। तो यहाँ एज वेल एज से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या है, मोर लीजर, और दूसरा क्या है, एन एबंडेंस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट यानी कि मोर लीजर के अनुसार वर्ब होगी, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, मोर लीजर, इसीलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि ई जाएगा। तो यहाँ आर की जगह ई जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एरर थी बी पार्ट में, और बी पार्ट में आर की जगह ई जाएगा, देन सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा मोर लीजर एज वेल एज एन एबंडेंस ऑफ गुड्स इज अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन, ठीक है। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है कि एज सुन एज ही रीच्ड द वेन्यू द इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, नो एरर, ठीक है। ये सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ इंक्वायर के बाद प्रीपोजिशन से संबंधित एरर है कि इंक्वायर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है और कब लगता है। तो उससे संबंधित ये 3 रूल लिखे हैं, यहाँ पे तीनों को देख लेते हैं। तो इंक्वायर के बाद
आप कब आता है, इनटू कब आता है और अबाउट कब आता है। ये तीनों प्रीपोजिशन लगते हैं और अलग अलग कंडीशन पे लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम यूज किया गया है, यानी कि फ्रॉम तो गलत है, इसके जगह कुछ और आएगा, ठीक है। तो इंक्वायर के बाद आप कब आता है, जब समबडी यानी किसी व्यक्ति का आगे यूज किया गया है, यानी किसी व्यक्ति से इंक्वायरी की जा रही हो तो आप आएगा। और इनटू कब आएगा, जब आगे ए केस का यानी कि केस लिखा हुआ, केस शब्द लिखा हुआ होगा तो इंक्वायर इनटू अ केस, यानी कि जब किसी केस में इंक्वायरी की जा रही हो तो इनटू लगेगा, ठीक है। तो यहाँ या केस लिखा होना चाहिए। और आगे इंक्वायर अबाउट कब आएगा, जब आगे समथिंग, समथिंग मीन्स जिस चीज के बारे में इंक्वायरी की जा रही हो, किसी चीज उस केस को लिखा गया है कि कौन सा केस है, देन वहाँ समथिंग है, देन अबाउट का यूज होगा। जैसे कि तीनों का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे। पहले का है कि दे इंक्वायर्ड ऑफ मी, मी यहाँ क्या है, समबडी है यानी कोई व्यक्ति है, मी, तो इसके लिए इंक्वायर के बाद क्या आएगा, इंक्वायर्ड ऑफ आया है, ऑफ प्रीपोजिशन आया है। दूसरा क्या है, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी किसी केस में किया जा रहा है, द केस का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ इनटू आया इंक्वायर्ड के बाद, ठीक है, जो कि सेकंड के अनुसार हो जाएगा। थर्ड के अनुसार क्या होगा, इंक्वायर्ड अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, कोई समथिंग यानी कौन सा केस है, किस चीज के बारे में इंक्वायरी की जा रही है, तो रिजल्ट के बारे में की जा रही तो अबाउट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन आते हैं इंक्वायर के बाद। तो यहाँ इंक्वायर्ड शब्द का यूज हुआ है, लेकिन इसके बाद क्या है, द सुपरवाइजर यानी कि किसी व्यक्ति का यूज किया गया है, तो यहाँ पहला रूल लग जाएगा, इंक्वायर ऑफ समबडी, यहाँ समबडी का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन आना चाहिए, यानी कि यहाँ फ्रॉम की जगह ऑफ आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ फ्रॉम की जगह ऑफ प्रीपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। तो सही सेंटेंस बनेगा, एज सुन एज ही रीच्ड द वेन्यू ही इंक्वायर्ड ऑफ द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 7 नंबर। 7 नंबर दिया हुआ है कि द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस व्हिच नीड्स टू बी हाईलाइटेड, ठीक है। ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एरर जो है वो सी पार्ट में है। सी पार्ट में यहाँ नीड्स का यूज किया गया है, जबकि यहाँ नीड आएगा। नीड्स क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब में एसीआईएस लगाते हैं, जबकि प्लूरल के लिए एसीआईएस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, क्योंकि हुच, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हिच है, जैसे कि यहाँ रूल दिया हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट, ये जो होते हैं इनके बाद यूज होने वाली वर्ब, इनके बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार यूज होगी। एंटीसीडेंट मतलब उसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार यूज होती है। तो यहाँ व्हिच के पहले सब्जेक्ट क्या आया है, ऑब्जर्वेशंस, जो कि प्लूरल में है, यानी कि इसके बाद जो वर्ब यूज हुई है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल में यूज होगी। तो यहाँ यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब में एस या यस नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ नीड आएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस होगा, द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस व्हिच नीड टू बी हाईलाइटेड, ठीक है। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 8 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है कि ही हैड consulted not only the opposition parties but also accommodated their views while dropping this controversial clause, ठीक है। ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ जो एरर है वो ये दो कंजक्शन, जो कनेक्टिंग कंजक्शन है, नॉट ओनली और बट आल्सो, इनके यूज से संबंधित है। कि इनका यूज देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो रूल क्या है कि जब भी नॉट ओनली, बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और आदि ये को रिलेटिव कंजक्शंस हैं, ठीक है। तो इनको सेम कंडीशन में यूज करेंगे, यानी कि इनको सेम चीजों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। ये या तो दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, या दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, या दो वर्ब्स को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इनके साथ या तो वर्ब होंगी या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो भी होगा वो दोनों के साथ होगा। और हमेशा बट आल्सो को देख के लगाएंगे। तो बट आल्सो किसके पहले लगाया गया है, एकमोडेटेड, यानी कि मेन वर्ब के पहले लगाया गया है। जबकि नॉट ओनली द पोजीशन यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले लगाया गया है, तो इसको भी मेन वर्ब के पहले लगाया जाएगा। वो मेन वर्ब क्या है, कंसल्टेड, तो इसको कंसल्टेड के पहले लिखेंगे, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि नॉट ओनली को हम कंसल्टेड के पहले लिख दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा, ही हैड नॉट ओनली कंसल्टेड द अपोजिशन पार्टीज बट आल्सो एकमोडेटेड देयर व्यूज,
व्हाइल ड्रॉपिंग दिस कंट्रोवर्शियल क्लॉज। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो रूल क्या था कि जब भी नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, अदर और, ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन है जब भी इनका यूज करेंगे तो इनको सेम कंडीशन में यूज करेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट को जोड़ना है तो दोनों ही सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के साथ दोनों को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है को अगर जोड़ रहे हैं तो दोनों के साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वर्ब को जोड़ना है तो दोनों के साथ वर्ब होना चाहिए। जैसे कि यहाँ बट आल्सो के साथ मेन वर्ब था, जबकि नॉट ओनली को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ लिख दिया गया था, तो नॉट ओनली को भी मेन वर्ब के साथ ले जाएंगे, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये पार्ट में हमारी एरर थी। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 9 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है कि यू मस्ट नॉट मिस्ड दैट मीटिंग एज इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, नो एरर। ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ रूल क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरीज, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं जैसे कि मस्ट, शुड, मे, माइट, अन्य इसी तरह जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जबकि हम मस्ट के बाद यहाँ मिस्ड आया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर दी गई है, जबकि इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहीं पे एरर है। यहाँ क्या आ जाएगा, यू मस्ट नॉट मिस, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ ये पार्ट में एरर थी। तो सही सेंटेंस बनेगा यू मस्ट नॉट मिस दैट मीटिंग एज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 10 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है कि आई ऑफ्टन गिव हिज मनी एंड आई गिव हिम फ्यू यस्टरडे आल्सो, नो एरर। ये सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ एरर जो है वो सी पार्ट में, सी पार्ट में क्या यूज किया गया है, फ्यू। फ्यू किसके लिए किया गया है, मनी के लिए। ठीक है, जबकि मनी अनकाउंटेबल है, तो इससे संबंधित रूल नीचे लिखा है वो देखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मनी की बात की जा रही है। कह रहा है कि आई ऑफ्टन गिव हिम मनी, यहाँ हिम होगा, हिज लिख दिया गया था। तो यहाँ है कि आई ऑफ्टन गिव हिम मनी, यानी कि मैं उसे मनी देता रहता हूँ। एंड आई गिव हिम फ्यू यस्टरडे, यानी कि कल भी मैंने उसे कुछ दी। लेकिन यहाँ फ्यू का यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ लिटिल का यूज करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ फ्यू के 3 पार्ट होते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इसको काउंटेबल नाउन के साथ कुछ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ के अर्थ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लिटिल और फ्यू का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नो, यानी कि कुछ नहीं। इसका अर्थ होता है दरअसल कुछ लेकिन ना के बराबर, तो ना के बराबर मतलब कि कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब लेंगे डायरेक्ट नो, यानी कि कुछ नहीं। और अ फ्यू मीन्स होता है कुछ, यानी कि थोड़ा सा, और द फ्यू मीन्स मतलब होता है कुछ लेकिन जितना हो उतना पूरा का पूरा। तो लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो मनी के लिए यहाँ पे यूज किया गया है फ्यू को, जबकि मनी के लिए क्या आना चाहिए, लिटिल। और यहाँ क्या आना चाहिए, अ लिटिल आएगा, ना कि लिटिल। क्यों, लिटिल मीन्स तो हो जाएगा नो, यानी कि कुछ नहीं, जबकि अ लिटिल मीन्स होता है कुछ। तो यहाँ कुछ आएगा क्योंकि कुछ मनी दी गई है। तो सही सेंटेंस बनेगा आई ऑफ्टन गिव हिम मनी एंड आई गिव हिम अ लिटिल यस्टरडे आल्सो। ठीक है, तो यहाँ अ लिटिल आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 स्पोर्टिंग एरर्स जो कि आज हमने रूल्स के साथ डिस्कस की। तो आई होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।